कभी सोचा है कि हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसके पीछे एक ऐसे साम्राज्य की कहानी छिपी है जिसने युद्ध की क्रूरता को करुणा में बदल दिया। चलिए, आज मौर्य साम्राज्य के उसी शानदार सफर को समझते हैं। ये प्रतीक, अरे भाई, हम इसे हर रोज देखते हैं। सिक्कों पर, नोटों पर, सरकारी दस्तावेजों पर, हर जगह। और शायद इसीलिए हम इसके बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं। पर भाई, हर निशान के पीछे एक कहानी तो होती ही है। और इसकी कहानी हमें ले चलती है आज से लगभग 2500 साल पहले भारत के सबसे पहले महान साम्राज्य की ओर। तो चलिए खोदते हैं इसकी जड़ें। ये हमें कहाँ ले जाती हैं? सम्राट अशोक और उनके मौर्य वंश तक। लेकिन ये वंश शुरू कैसे हुआ? कहानी में एक ट्विस्ट है। इसकी शुरुआत हुई थी एक क्रांति से। तो बात करते हैं साम्राज्य के उस अप्रत्याशित संस्थापक की। एक ऐसा नौजवान जिसने उस समय की सबसे बड़ी ताकत को सीधी चुनौती दे डाली। तो सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ था नंद साम्राज्य, जिसका राजा था घनानंद, अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात। और दूसरी तरफ था एक बागी, उसी की सेना का एक नौजवान, चंद्रगुप्त। अब हुआ यूं कि राजा के जुल्मों से तंग आकर चंद्रगुप्त ने बगावत कर दी, पर वो नाकाम रही। उसे जान बचाकर भागना पड़ा। और यही किस्मत ने उसे मिलाया महान रणनीतिकार चाणक्य से। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली। और इसके बाद तो मानो इतिहास ने रफ्तार पकड़ ली। सोचिए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ, जिससे पूरे उत्तर पश्चिम भारत में एक तरह की अस्थिरता फैल गई। बस इसी मौके का फायदा उठाया चंद्रगुप्त और चाणक्य ने। 322 ईसा पूर्व तक उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। और कहानी यही नहीं रुकी। 305 ईसा पूर्व आते आते चंद्रगुप्त ने यूनानी जनरल सेल्यूकस को भी हरा दिया और अपने साम्राज्य को हिंदू कुश के पहाड़ों तक पहुंचा दिया। क्या कमाल की तेजी थी! अब देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना एक बात है, पर उसे चलाना, वो तो बिल्कुल अलग ही खेल है। तो सवाल यह है कि मौर्यों ने ये किया कैसे? उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना जबरदस्त कैसे था? आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका जो गवर्नेंस का तरीका था, वो आज के सिस्टम से काफी मिलता जुलता था। बिल्कुल मॉडर्न। देखिए, सबसे ऊपर राजा, जिसके पास सारी पावर, उसकी मदद के लिए मंत्रियों की एक काउंसिल, फिर पूरे साम्राज्य को बांटा गया था, पहले प्रांतों में, फिर जिलों में, और फिर गांव या शहर, बिल्कुल आज की तरह। और सिस्टम कितना मजबूत था! हर अफसर को सैलरी मिलती थी, जासूसों का एक तगड़ा नेटवर्क था जो सीधा राजा को रिपोर्ट करता था, और देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सेना थी। अब इस सिस्टम की तारीफ सिर्फ हम नहीं कर रहे। चंद्रगुप्त के दरबार में एक यूनानी एम्बेसडर था, मेगिस्थनीज, और वो जो देख रहा था उससे वो दंग था। उसने अपनी किताब में लिखा कि लोग ईमानदार थे, वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है ये। अच्छा, मेगिस्थनीज को कुछ चीजें बड़ी अजीब भी लगीं। चलिए एक मजेदार पहेली पूछते हैं। उसने लिखा कि उसने एक ऐसी ऊन देखी जो पेड़ों पर उगती है। क्या हो सकती है ये चीज? जी हां, कपास, कॉटन। उसके लिए ये एकदम नई और हैरान कर देने वाली चीज थी। चलिए एक और पहेली। उसने एक ऐसे शहद के बारे में लिखा जो बिना मधुमक्खियों के बनता था। अब सोचिए, ऐसा क्या हो सकता है? सही जवाब है गन्ना। है ना मजेदार? इन छोटी छोटी बातों से ही तो पता चलता है कि उस समय का भारत बाहरी दुनिया के लिए कितना अनोखा और दिलचस्प रहा होगा। तो साम्राज्य बढ़िया चल रहा था, फल फूल रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर आया उसका बेटा बिंदुसार, और फिर उसका पोता अशोक। अशोक एक जबरदस्त योद्धा था, एक वॉरियर किंग। उसने अपने दादा के साम्राज्य को और भी आगे बढ़ाया। और अपने साम्राज्य को अखंड बनाने की चाह में अशोक ने कलिंग राज्य पर हमला कर दिया। एक बहुत ही भयानक और क्रूर युद्ध हुआ। जीत तो अशोक की हुई, पर वो जीत किस कीमत पर मिली? कहते हैं कि युद्ध के मैदान में जो तबाही और खून खराबा हुआ, उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और बस यही वो पल था जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। उस विनाश को देख के अशोक का दिल बदल गया। उसने अपने इस पछतावे को, इस दुख को पत्थरों पर खुदवाया। एक शिलालेख में वो कहता है, युद्ध का सभी वर्गों के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं बहुत दुखी हूं। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धम्म का पालन किया है और दूसरों को भी यही सिखाया है। तो ये नया रास्ता क्या था? ये था अशोक का शांति का संदेश। ये रास्ता था
धम्म का, एक ऐसा फलसफा जो जीत को युद्ध से नहीं बल्कि करुणा और नैतिकता से जोड़ता था। अब ये धम्मा क्या है? देखिए, ये पाली भाषा का शब्द है और ये कोई नया धर्म नहीं था। इसे आप एक मॉरल कोड कह सकते हैं, नैतिक आचरण का एक तरीका। इसका निचोड़ बस 3 चीजों में था: अपना कर्तव्य निभाना, अहिंसा का पालन करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना। अशोक ने साफ साफ ऐलान किया। उसने कहा, मैं मानता हूं कि धम्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं ये बात खुदवा रहा हूं ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात ना सोचें। जरा सोचिए, एक सम्राट जो दुनिया जीत सकता था, वो कह रहा है कि असली जीत लड़ाई में नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलने में है। इतिहास में ऐसा शायद ही किसी राजा ने किया हो। और अपनी इस बात को, अपने इस धम्म को अशोक ने पूरे साम्राज्य में फैला दिया, बड़े बड़े खंभों पर, चट्टानों पर लिखवाकर। और इसके सिद्धांत कितने सरल और प्रैक्टिकल थे ये देखिए। किसी भी जीव की हत्या या बलि न देना, बड़ों का सम्मान करना, अपने नौकरों और मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, सभी प्राणियों पर दया करना और गरीबों को दान देना। बिल्कुल सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी बातें। तो सवाल ये उठता है कि इस महान साम्राज्य की और इस महान सम्राट की विरासत, उसका पत्थर और आत्मा में क्या असर रहा? आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, अशोक की असली विरासत उसका जीता हुआ साम्राज्य नहीं बल्कि उसके आदर्श हैं। वो आदर्श जो आज भी सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर पत्थरों में जिंदा हैं। और याद है हमने शुरू कहाँ से किया था? सारनाथ का वही 4 शेरों वाला स्तंभ हजारों साल बाद एक आजाद देश भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक सम्राट का करुणा का संदेश वक्त की सीमाओं को भी लांघ सकता है। और यहीं पर कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया को देखें जो अक्सर लड़ाई और टकराव से भरी रहती है। ऐसे में अशोक की बातें, अहिंसा, करुणा और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी, ये आज कितनी सार्थक हैं, ये सोचने वाली बात है।